इस तरह के आदमी जिंदगी भर बस झूठी हंसी हंसते रहते हैं। बस में उसने बस एक छोटे बच्चे को हंसाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की माँ ने उसे ऐसे डांटा जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। फिर भी इस गलतफ हमी पर वो इतना हंसा कि उसका दम घुटने लगा। एक अंधेरी गली में गुंडों ने उसकी रोजी रोटी छीन ली और उसे बुरी तरह पीटा। लेकिन अगले दिन डॉक्टर को अपने साथ हुई इस मारपीट के बारे में बताते हुए वो हंसते हंसते रोने लगा। आधी रात को मेट्रो में उसके साथ काम करने वालों ने उसे फंसाकर उसकी नौकरी छीन ली और फिर 3 सूट पहने हुए लड़कों ने उसे बिना बात के बुरी तरह पीटा। उसकी वो बेबस हंसी एक बार फिर गूंज उठी, लेकिन इस बार उसकी जेब में एक ठंडी बंदूक थी। अगले ही पल वो बेकाबू हो गया और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे पैदाइशी हंसने की बीमारी थी। ये एक बहुत ही अजीब बीमारी है जिसने न सिर्फ उससे रोने का हक छीन लिया बल्कि हंसी को उसकी भावनाएं जताने का इकलौता तरीका बना दिया ताकि कोई गलत न समझे। ऑर्थर हमेशा अपने साथ एक कार्ड रखता था जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा था। इसलिए जब बस में उस बच्चे की माँ ने उसे गलत समझा तो उसने वो कार्ड निकाला, लेकिन उसे लोगों की सोच का अंदाजा नहीं था। वो कार्ड पढ़ने के बाद भी उस औरत ने उससे माफी नहीं मांगी, उल्टा वो उसे घृणा से देखने लगी और दूर हटने लगी, जैसे कि उसे ये कोई भद्दा मजाक लग रहा हो। वही बस में बैठे बाकी अनजान लोगों को ऑर्थर और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। इसी तरह उसकी वो दर्द भरी हंसी पूरे रास्ते बस में गूंजती रही। उसकी आवाज इतनी फट चुकी थी मानो 2 जंग लगे लोहे आपस में रगड़ रहे हों। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस हंसी से उसे इतनी नफरत है वो जल्द ही पूरे गोथम शहर को डरा कर रख देगी। इस अजीब बीमारी के कारण ऑर्थर गोथम शहर की नालियों में रहने वाले किसी चूहे जैसी जिंदगी जी रहा था। वो सड़कों पर एक सस्ते जोकर का काम करता था और दुकानों के बाहर अजीब डांस करके ग्राहकों को बुलाता था। हालांकि पैसे बहुत कम थे, फिर भी घर का गुजारा चल जाता था। इसलिए उसे अपनी नौकरी से बहुत प्यार था और वो काम में कभी चोरी नहीं करता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो रोज की तरह मेहनत से काम कर रहा था तभी कुछ गुंडे आए और उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग गए। ऑर्थर इस डर से कि बॉस उसे डांटेगा उनके पीछे भागा, लेकिन वो गुंडे जानबूझकर उसे परेशान कर रहे थे। भागते हुए पलटकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। काफी दूर तक पीछा करने के बाद गुंडे आखिरकार एक गली में रुके, लेकिन जैसे ही वो अपना बोर्ड वापस लेने आगे बढ़ा अंधेरे में छिपे एक और गुंडे ने उस पर जोरदार वार किया। इससे पहले कि ऑर्थर उठ पाता बाकी गुंडों ने उसे घेर लिया और लात घूंसों से पीटने लगे। ऑर्थर ने जैसे अपनी किस्मत से हार मान ली थी। उसने कोई विरोध नहीं किया और बस चुपचाप मार खाता रहा। उनके जाने के बाद बेबस ऑर्थर जमीन पर पड़ा रहा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेलती है। उसे लगने लगा था कि वो सड़क पर पड़े एक बेकार पत्थर की तरह है जिसकी किसी को परवाह नहीं, बस जो आता है उसे ठोकर मार कर चला जाता है। लेकिन गनीमत यह थी कि जिंदगी के इस दर्द को स्वास्थ्य विभाग की मुफ्त दवाइयां कुछ देर के लिए भुला देती थी। दरअसल ऑर्थर पहले पागल खाने में रह चुका था जिसके बाद सरकार उसे मुफ्त इलाज दे रही थी, लेकिन इस बार जब नर्स ने हमेशा की तरह उसकी डायरी चेक करनी चाहिए तो ऑर्थर पहले से कहीं ज्यादा परेशान लग रहा था। कुछ पन्ने पलटने के बाद नर्स ने देखा कि उसमें एक लाइन बहुत गहरे अक्षरों में लिखी थी। तब जाकर नर्स को लगा कि ऑर्थर की हालत और भी खराब हो गई है। जब उसने उसकी फाइल चेक की तो पता चला कि वो एक साथ 7 तरह की दवाइयां खा रहा था। क्या सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ या दुनिया ही पागल हो गई है? आखिर में ऑर्थर की दवाइयां बढ़ाकर 8 कर दी गई, लेकिन इन दवाइयों के सुन कर देने वाले असर से ज्यादा उसे अपनी बीमार माँ की देखभाल करने में सुकून मिलता था। उसकी माँ ही दुनिया में अकेली थी जो उसे हौसला देती थी और चाहती थी कि वो अपनी हंसी से सबको खुशियां बांटे। लेकिन ऑर्थर को समझ नहीं आता था कि उसकी माँ गोथम शहर के सबसे अमीर आदमी थॉमस को खत क्यों लिखती है। दरअसल उसकी माँ जवानी में थॉमस के यहाँ कई साल तक नौकरानी थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वो पुराने रिश्ते की खातिर उनकी कुछ मदद कर देंगे। लेकिन उसकी माँ के खतों का कभी कोई जवाब नहीं आया। ऑर्थर बहुत अच्छे से जानता था कि थॉमस जैसा बड़ा आदमी उन जैसे गरीब लोगों पर क्यों ध्यान देगा, लेकिन उसने अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ा और हमेशा यही कहा कि वो शायद बहुत बिजी होंगे। इन सब के अलावा ऑर्थर को सबसे ज्यादा खुशी अपनी माँ के साथ हर हफ्ते मरे का टॉक शो देखने में मिलती थी, क्योंकि उसका सपना मरे जैसा ही एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था। वो अक्सर सोचता था कि एक दिन वो भी उस शो में जाएगा और भीड़ में मरे उसका टैलेंट पहचान लेगा और सबके सामने उसे स्टेज पर बुलाकर उसका हौसला बढ़ाएगा और आखिर में एक पिता की तरह उसे गले से लगा लेगा। सपने तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। पिछली बार गुंडों से पिटने के बाद उसके कमजोर शरीर पर और भी ज्यादा नीले निशान पड़ गए थे जो देखने में बहुत डरावने लग रहे थे। कंपनी में सब उसे एक पागल समझते थे सिवाय रैंडल के, जिससे उसकी अच्छी बनती थी। जब रैंडल को पता चला कि ऑर्थर के साथ मारपीट हुई है तो उसने छुपते छुपाते उसे एक थैला दिया। ऑर्थर ने खोलकर देखा तो उसमें एक रिवॉल्वर थी। जाहिर है कि ये बंदूक उसकी हिफाजत के लिए थी, लेकिन ऑर्थर जानता था कि अपनी मानसिक हालत के कारण वो बंदूक नहीं रख सकता। उसने मना करना चाहा, लेकिन रैंडल ने कहा कि इसके बारे में किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर ऑर्थर मुस्कुराया और बंदूक रख ली। उसे क्या पता था कि यही बंदूक उसकी जिंदगी बदल देगी। कुछ देर बाद बॉस ने ऑर्थर को अपने ऑफिस में बुलाया। उसे लगा कि बॉस को उसके पिटने की बात पता चल गई है और वो उसे दिलासा देंगे, लेकिन बॉस ने उल्टे उसे काम से गायब रहने के लिए डांटा और कहा कि उसने साइन बोर्ड वापस नहीं किया। ऑर्थर को लगा कि बॉस को कल की घटना के बारे में नहीं पता, तो उसने सफाई दी कि बोर्ड गुंडों ने छीन लिया था। लेकिन बॉस ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि एक बोर्ड के लिए इतनी बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। उसे एक साइन बोर्ड थमा दिया गया। आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे क्या पता कोई कुछ करता क्यों नहीं है? बॉस की बातों से लग रहा था जैसे कह रहे हो कि तुम जैसे पागल से यही उम्मीद थी। हालांकि वो बहुत गुस्से में था, लेकिन वो बस गली में जाकर एक डस्टबिन पर अपना गुस्सा निकाल सकता था, क्योंकि नौकरी बचाकर ही वो और उसकी माँ सड़क पर आने से बच सकते थे। उस शाम काम से लौटते समय उदास ऑर्थर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी किसी अंधेरे कुएं जैसी है, बिल्कुल उन बदबूदार और लंबी सीढ़ियों की तरह जिन पर चढ़ते हुए वो हर रोज थक जाता था। जब वो लिफ्ट में जा रहा था तब
उसकी मुलाकात अपनी नई पड़ोसन और उसकी बेटी से हुई। इतने खराब अपार्टमेंट में रहने के बावजूद वो दोनों खुश नजर आ रहे थे। जब लिफ्ट फिर से खराब हुई तो पड़ोसन ने पहले वहां की खराब हालत की शिकायत की और फिर ऑर्थर की तरफ देखकर हंसते हुए खुद को गोली मारने का इशारा किया। ऑर्थर उसी पल उस औरत के खुशनुमा अंदाज से काफी प्रभावित हुआ और उसका पूरे दिन का खराब मूड एकदम से ठीक हो गया। शायद वो उस औरत से काफी इंप्रेस था, इसलिए लिफ्ट से निकलते हुए ऑर्थर ने हिम्मत करके उन्हें रोका और बिल्कुल वैसा ही इशारा किया। औरत ने भी शिष्टाचार के तौर पर मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन ये छोटी सी मुस्कान ऑर्थर के सूने दिल में एक नई हलचल पैदा कर गई। शायद वो सोफी के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए अगले दिन उसने छुप छुप कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दूर से उसने सोफी को अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ते और फिर काम के लिए बैंक जाते देखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि ऑर्थर ने खुद को बहुत अच्छे से छुपाया था। फिर भी रात को सोफी सीधे उसके पास आई और पूछने लगी कि क्या वो दिन में उसका पीछा कर रहा था। ऑर्थर हैरान था, लेकिन उसने सच सच बता दिया। लेकिन सोफी गुस्सा होने के बजाय मजाक में कहने लगी कि उसे लगा ऑर्थर बैंक लूटने वाला है जहां वो काम करती है। सोफी का ऐसा बर्ताव देखकर ऑर्थर ने राहत की सांस ली और दोनों हंसी मजाक में बातें करने लगे। यहाँ तक कि ऑर्थर ने खुद को एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी बताया और सोफी को अपना अगला शो देखने के लिए बुलाया। सोफी खुशी खुशी मान गई। सोफी के जाने के बाद ऑर्थर को लगा जैसे उसकी जिंदगी में बाहर आ गई है। उस रात वो बहुत खुश था और टीवी देखते हुए उसने रैंडल की दी हुई बंदूक निकाली। टीवी के म्यूजिक पर नाचते हुए वो खुद को एक कामयाब कॉमेडियन समझने लगा था। लेकिन जब वो अपनी ही दुनिया में खोया था तभी अचानक एक गोली चली और उसे हकीकत में वापस ले आई। डर के मारे उसने तुरंत टीवी की आवाज पूरी बढ़ा दी, लेकिन उसकी मां ने गोली की आवाज सुन ली थी। उस वक्त ऑर्थर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदूक उसे कितनी गहरी खाई में धकेलने वाली है। अगले दिन ऑर्थर बच्चों के लिए एक शो करने अस्पताल गया, लेकिन जब वो म्यूजिक पर डांस कर रहा था तभी उसकी पैंट से बंदूक गिर गई। ऑर्थर डर से पीला पड़ गया और घबराहट में गलती से बंदूक को पैर से ठोकर भी लग गई। अब सबने उसे साफ साफ देख लिया था। अचानक वहां सन्नाटा छा गया और जैसा सोचा था उसी रात ऑर्थर को बॉस का फोन आया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने बॉस के सामने बहुत गिड़गिड़ाकर मिन्नतें की। उसने झूठ भी बोला कि वो बंदूक तो शो में इस्तेमाल होने वाला एक नकली खिलौना था, लेकिन बॉस ने उसका झूठ झट से पकड़ लिया। दरअसल जब ऑर्थर के पास बंदूक होने की बात कंपनी में पता चली तो उसके उसी दोस्त रैंडल ने उसे फंसा दिया था। उसने झूठ बोला कि ऑर्थर पिछले हफ्ते उससे बंदूक खरीदने के बारे में पूछ रहा था। जब ऑर्थर को ये सब पता चला तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना सबसे अच्छा दोस्त ही उसे धोखा दे देगा। हालांकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और पछतावा भी था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। घर लौटते समय मेट्रो में ऑर्थर एकदम टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस रात उसके साथ एक और बड़ी मुसीबत होने वाली है। आधी रात को मेट्रो में सूट पहने 3 लड़के सामने बैठी एक लड़की को तंग कर रहे थे। लड़की ने मदद की उम्मीद में ऑर्थर की तरफ देखा, लेकिन ऑर्थर जिसकी खुद की नौकरी अभी अभी गई थी वो अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा था, इसलिए उसने बेबसी से अपना मुंह फेर लिया। लेकिन जैसे ही उन तीनों लड़कों की बदतमीजी बढ़ने लगी, ऑर्थर की अजीबोगरीब हंसने की बीमारी फिर से शुरू हो गई। उसकी इस बेकाबू हंसी ने अचानक ही उन तीनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ट्रेन के डब्बे में और कोई नहीं था, इसलिए लड़कों को लगा कि ये उन पर हंस रहा है। इसी बीच मौका पाकर वो लड़की भी वहां से खिसक गई। ऑर्थर के इस अनजाने हीरो वाले काम से वो तीनों बहुत खफा हो गए। वो तीनों ऑर्थर को जोकर के कपड़ों में देखकर एक जोकर वाला गाना गाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे और उसे घेर लिया। ऑर्थर समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है, लेकिन घबराहट के कारण उसकी हंसी और भी तेज होने लगी। उनमें से एक ने उसके पास बैठकर उसकी विग खींच ली और फिर उसे खुद पहनकर ऑर्थर की हंसी की नकल उतारने लगा। ऑर्थर उन्हें सब बताना चाहता था, लेकिन हंसी की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो उसने अपने बैग से अपनी बीमारी के बारे में बताने वाला कार्ड निकालने की कोशिश की, लेकिन उनमें से सबसे तगड़े आदमी ने उसका बैग छीन लिया। ऑर्थर ने अपना बैग वापस लेना चाहा, लेकिन पीछे से एक लड़के ने उसे कसकर पकड़ लिया और फिर सामने वाले ने उसे एक जोरदार घूंसा मारकर नीचे गिरा दिया। फिर तीनों मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगे। ट्रेन की टिमटिमाती लाइटों में ऑर्थर को ऐसा लगा जैसे ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है। जिंदगी भर के ताने और मजाक सब कुछ एक झटके में उसकी आंखों के सामने तैरने लगा, और ऊपर से आज अपने दोस्त का धोखा और इकलौती नौकरी का जाना। इस पल भावनाएं अचानक से फूट पड़ी। बॉब किस्मत से उसके सिर्फ पैर में गोली लगी थी और वो भाग निकला। वो बहुत डरा हुआ था और लगातार चिल्ला रहा था मदद के लिए, लेकिन बदकिस्मती से आधी रात की उस ट्रेन में कोई नहीं था और स्टेशन न आने की वजह से ट्रेन के दरवाजे भी नहीं खुल रहे थे। उधर पीछे के डिब्बे में आर्थर अपने पास पड़ी 2 लाशों को देखकर सुन पड़ गया था, लेकिन तभी आगे से मदद की गुहार सुनकर आर्थर का दिमाग जैसे फट सा गया। उसे एहसास हुआ कि वो उस आदमी को जिंदा नहीं जाने दे सकता। उसी वक्त मेट्रो स्टेशन पर रुकी, लेकिन जैसे ही बॉब बाहर भागने लगा उसने देखा कि आर्थर ने बाहर की तरफ बंदूक तान रखी है। दरवाजे बंद होने वाले थे, इसलिए बॉब ने भी हिम्मत करके बाहर दौड़ लगा दी, लेकिन अपने घायल पैर के साथ वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया और तभी आर्थर ने पीछे से उसे गोली मार दी। बॉब को मरा हुआ देखकर आर्थर ने चैन की सांस ली, लेकिन आखिर ये उसका पहला कत्ल था। उस पल आर्थर को चक्कर सा आने लगा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसने कितना बड़ा जुर्म कर दिया है। होश में आते ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ। मेट्रो स्टेशन से पूरे 10 मिनट तक पागलों की तरह भागने के बाद वो एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर छिप गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। इस वक्त उसके दिमाग में कत्ल का वो मंजर बार बार घूम रहा था। जैसे जैसे उसका डर कम हुआ, एक अजीब सा एहसास उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। उसका शरीर अपने आप नाचने लगा था। लंबे समय से
हार का एहसास उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अनगिनत बार घुट घुट कर जीने के बाद आज मिली इस अचानक आजादी ने उसे एक अलग ही सुकून दिया। उसी रात अपने फ्लैट पर लौटने के बाद आर्थर के चलने के अंदाज में एक गजब का आत्मविश्वास आ गया था। इसके बाद उसने एक बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। उसने अपनी पड़ोसन सोफी का दरवाजा खटखटाया और बड़ी बेबाकी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। और हैरानी की बात यह थी कि सोफी ने भी उसके प्यार का जवाब बड़े ही प्यार से दिया। जल्द ही कल रात की वो घटना अखबारों की हेडलाइन बन गई। क्योंकि आर्थर ने उस वक्त मेकअप किया हुआ था, इसलिए पुलिस अभी तक कातिल को नहीं ढूंढ पाई थी। और क्योंकि ये मेयर के चुनाव का आखिरी दौर चल रहा था, इसलिए उम्मीदवार थॉमस ने भी टीवी पर आकर अपनी राय रखी। भले ही वो इन तीनों को नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि वो थॉमस की कंपनी के कर्मचारी थे, इसलिए उसके भाषण में वो तीन गुंडे बहुत ही ईमानदार और शरीफ इंसान बन गए। और थॉमस के मुताबिक जोकर का मुखौटा पहनने वाला वो कातिल यकीनन एक नाकाम और डरपोक इंसान था, जो सिर्फ इसलिए दूसरों से जलता था क्योंकि वो उससे ज्यादा खुश थे और इसलिए उसने उनका खून कर दिया। समाज में अमीरों के खिलाफ पनप रहे गुस्से की वजह से कई गरीब लोगों ने अमीर लोगों को मारने वाले उस जोकर का साथ देना शुरू कर दिया। थॉमस की नजर में वो सब लोग बस नौटंकी करने वाले जोकर थे। ये सब सुनकर आर्थर की हंसी छूट गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अमीर लोग बिना सच जाने इतनी आसानी से झूठ बोल सकते हैं, और उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उसे आम लोगों से इतना प्यार मिलेगा। इसके बाद वो अपना सामान समेटने अपनी कंपनी गया। वहां उसके साथ काम करने वाले अभी भी उस जोकर के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जोकर की इतनी चर्चा हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि वही आर्थर है, जिसे वो हमेशा बेवकूफ समझते थे। उसके बौने दोस्त गैरी को जब आर्थर के निकाले जाने का पता चला तो वो बड़े प्यार से उसे दिलासा देने आया। लेकिन आर्थर को जिस बात से सबसे ज्यादा नफरत हुई वो ये थी कि उसे धोखा देने वाला रैंडल वही खड़ा एक अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा था और झूठी हमदर्दी दिखा रहा था। आर्थर ने भी जाने से पहले उसके इस झूठे नाटक का पर्दाफाश कर दिया। तुम ये बात क्यों नहीं पूछते? वो बंदूक उसी की थी क्या? मुझे अभी तुम्हारे कुछ पैसे भी तो लौटाने हैं ना? तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? कंपनी के दरवाजे से बाहर निकलते वक्त आर्थर सीढ़ियों पर लिखे उस बोर्ड को नहीं भूला जिस पर लिखा था मुस्कुराते रहो, जिसे उसने बदलकर मत मुस्कुराओ कर दिया था। इसके बाद उसने जोर से दरवाजा खोला और स्वैग के साथ बाहर निकल गया। और मेट्रो वाले कत्ल की बात जैसे जैसे फैल रही थी, वैसे वैसे गरीब तबके के बहुत सारे लोग अब जोकर का समर्थन करने लगे थे। यहाँ तक कि गलियों और सड़कों पर लोग सबसे ज्यादा जोकर की ही बातें कर रहे थे। इस वजह से आर्थर, जिसे आज तक किसी ने नोटिस तक नहीं किया था, उसे पहली बार ऐसा लगा कि दुनिया में उसकी भी कोई अहमियत है। यहाँ तक कि जब वो क्लिनिक में अपनी जांच कराने गया तो वो पहले से कहीं ज्यादा रिलैक्स लग रहा था। उसने खुद से अपने हालिया बर्ताव और जज्बातों के बारे में बात की। हालांकि वहां की डॉक्टर ने आर्थर की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने आर्थर को एक बुरी खबर सुनाई। उसने बताया कि शहर की सरकार उनका बजट बहुत कम करने जा रही है, जिसका मतलब था कि अब आर्थर का मुफ्त इलाज बंद हो जाएगा। अभी जो आर्थर खुशी से झूम रहा था, इस बात को सुनते ही उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि वो ये सोचकर ही काम गया था कि अगर उसे उसकी दवाइयां मिलनी बंद हो गई तो उसकी हालत क्या होगी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उस पर मेहरबान थी, क्योंकि उसे एक बार में स्टेज पर परफॉर्म करने का शानदार मौका मिल गया था। इसके लिए उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पहली बार इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पर आने की वजह से वो इतना घबरा जाएगा कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। और सबसे बुरी बात यह थी कि तभी अचानक से उसकी हंसने वाली बीमारी शुरू हो गई। हालांकि वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका ये सपना अब टूट जाएगा। तभी अचानक उसकी नजर अपनी गर्लफ्रेंड सोफी पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद ये प्यार की ही ताकत थी कि आर्थर ने तुरंत खुद को संभाल लिया और अपनी जिंदगी का पहला कॉमेडी एक्ट शुरू किया। और जब उसका शो खत्म हुआ तो सबने तालियां बजाकर उसकी तारीफ की। अपनी इस कामयाबी से आर्थर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सोफी भगवान की भेजी हुई कोई फरिश्ता है जो उसे प्यार और हौसला देती है। यहाँ तक कि जोकर वाले मामले में भी सोफी की सोच पूरी तरह से आर्थर से मिलती जुलती थी। क्या तुम इन सब बातों पर यकीन करते हो? और तभी आर्थर ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो खुशी से पागल हो गया। एक आम इंसान ने जोकर का मुखौटा पहना हुआ था और वो जैसे उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जो मुखौटा कभी उसकी बेबसी का प्रतीक था, वो अब लोगों की पहचान बन गया था। ये देखकर आर्थर के मन को बहुत सुकून मिला। उसे ऐसा लगा जैसे वो सच में इस शहर का हीरो बन गया है। घर वापस आकर आर्थर ने नींद में सो रही अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनके साथ खुशी से नाचने लगा, मानो वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मना रहा हो। लेकिन नाच गाना खत्म होने के बाद आर्थर की नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो थॉमस को एक और खत लिख रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ एक ऐसे मतलबी नेता के पीछे क्यों पड़ी है। इसलिए उसने उत्सुकता में आकर उस खत को खोल लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस खत के अंदर कुछ ऐसा लिखा है जो उसके होश उड़ा देगा। खत से पता चला कि जब उसकी माँ जवान थी तब वो थॉमस के घर नौकरानी थी और उनका थॉमस के साथ चक्कर भी था, और इसी वजह से उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। और हैरानी की बात यह थी कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि खुद आर्थर ही था। ये बात पढ़कर आर्थर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सड़क पर तमाशा दिखाने वाला वो मामूली सा इंसान शहर के सबसे अमीर आदमी का नाजायज बेटा है। इस सच का पता लगाने के लिए वो तुरंत अपनी माँ के पास गया। आर्थर को सब कुछ पता चलते देख उसकी माँ ने भी उसे पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया कि उस खत में जो कुछ भी लिखा था वो सब सच था, लेकिन उन दोनों के रुतबे में बहुत ज्यादा फर्क था, इसलिए वो कभी एक नहीं हो सके। और थॉमस के परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आर्थर की माँ से एक अग्रीमेंट भी साइन करवा लिया था ताकि ये राज कभी बाहर ना आए। ये सब जानकर आर्थर को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बाद उसे एक अजीब सी खुशी भी हुई, क्योंकि आर्थर जैसी गरीब जिंदगी जीने वाले इंसान के लिए, जिसे जिंदगी भर लोगों की नफरत ही मिली थी, अचानक एक इतने अमीर बाप का मिल जाना उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता
सकता था। उसने तो मन ही मन ये सपने भी देखने शुरू कर दिए थे कि वो अब एक बहुत बड़ी और आलीशान जिंदगी जिएगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उसके अंदर एक डर बैठा हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि उसकी अजीब सी शक्ल और आदतें थॉमस के अमीर परिवार से बिल्कुल मेल नहीं खाती और शायद थॉमस उसे अपनाने से मना कर दे या फिर बेइज्जत करके बाहर निकाल दे। पर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया और थॉमस की हवेली पहुंच गया। हवेली के अंदर जाने से पहले ही उसने थॉमस के बेटे ब्रूस को देख लिया। अपने इस अनजान और छोटे भाई से मिलने की खुशी में आर्थर ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और उसमें से फूल निकालकर ब्रूस को दे दिए। किस्मत के धनी अपने इस छोटे भाई को देखते हुए आर्थर ने नोटिस किया कि ब्रूस के चेहरे पर कोई खुशी या मुस्कान नहीं थी। इसलिए आर्थर ने नीचे बैठकर अपने हाथों से ब्रूस के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बनाई, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी वहां ब्रूस का गार्ड आ गया और उसने ब्रूस को आर्थर से दूर खींच लिया और आर्थर को धमकी दी कि अगर वो वहां से नहीं गया तो वो पुलिस को बुला लेगा। ये देखकर आर्थर को अपनी पहचान बतानी पड़ी और उसने थॉमस से मिलने की बात कही। लेकिन जब उस गार्ड ने आर्थर की मां का नाम सुना तो वो एकदम से हैरान रह गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पुरानी कहानी के बारे में जानता हो। हालांकि उस गार्ड ने धीमी आवाज में आर्थर से कहा कि वो जो भी जानता है वो सब झूठ है। उसकी मां पेनी का थॉमस के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। यहाँ तक कि पेनी को नौकरी से इसलिए निकाला गया था क्योंकि उन्हें चीजों को भूलने की एक मानसिक बीमारी थी। ये सब सुनकर आर्थर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस गार्ड की हंसी ने आर्थर को अंदर तक हिला दिया था। उसने गुस्से में आकर उस गार्ड का गला पकड़ लिया। वो ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि वो थॉमस का बेटा नहीं है। उसके अंदर के डर और गुस्से ने उसे पागल सा कर दिया था। लेकिन जैसे ही उस गार्ड की सांस रुकने वाली थी तभी आर्थर की नजर डरे हुए ब्रूस पर पड़ी और वो तुरंत शांत हो गया। उसने उस गार्ड को छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। इस सारी घटना के बाद आर्थर ने फैसला किया कि वो अपनी मां से इस बारे में दोबारा बात करेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने फ्लैट के नीचे पहुंचा उसने देखा कि उसकी मां को बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। उनके बेटे होने के नाते आर्थर भी उनके साथ अस्पताल पहुंच गया और जब आर्थर अस्पताल के बाहर अपनी मां की खबर का इंतजार कर रहा था तब मेट्रो वाले कत्ल की जांच कर रहे पुलिस वाले उसके पास आ पहुंचे। असल में जब आर्थर घर पर नहीं था तो उन पुलिस वालों ने उसकी मां से कुछ सवाल जवाब किए थे और शायद पुलिस की बातें सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा और वो बेहोश हो गई। ये बात सुनकर आर्थर को बहुत गुस्सा आया और वो थोड़ा डर भी गया था। लेकिन गनीमत ये थी कि पुलिस ने सिर्फ अस्पताल में उससे गिरी बंदूक के बारे में ही पूछा था। ये सुनकर आर्थर की जान में जान आई और उसने अपने बचाव में एक झूठी कहानी बना दी। इसके साथ ही उसने अपनी बीमार मां की देखभाल करने का बहाना बनाया और वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद उसकी मां की हालत में सुधार आ गया था और आर्थर अपना खाली वक्त मरे का टॉक शो देखकर गुजारने लगा। लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि टीवी पर उसी का कॉमेडी वीडियो चलाया जा रहा है जो उसने बार में किया था। पहले तो उसे लगा कि शायद मरे को उसकी कॉमेडी पसंद आ गई है, लेकिन तभी उसे पता चला कि वो लोग तो उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। तुम्हें इस पल का मजा लेना चाहिए, एक दिन तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा माँ, मैं एक दिन एक्टर बनूंगा। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। इस वक्त आर्थर का चेहरा उदासी से भर गया था। उस वीडियो में उसकी जो अजीब सी ये एक कॉमेडियन बनने के लिए उठाया गया उसका पहला साहसी कदम था। लेकिन इस पल मरे उसे पूरे देश के सामने एक मजाक की तरह बार बार बेइज्जत कर रहा था। इस पल मरे की जो पिता जैसी छवि उसके मन में थी वो पूरी तरह से टूट गई और उसकी जगह उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा भर गया। घर लौटकर वो उदास होकर बिस्तर पर लेट गया। लगातार मिल रहे धोखों ने उसे जिंदगी में पूरी तरह से भटका दिया था। लेकिन तभी टीवी पर आ रही एक खबर ने उसका ध्यान खींचा। मेयर के चुनाव का अहम समय चल रहा था और साथ ही जोकर के हाथों हुए मर्डर केस ने आम लोगों के मन में अमीरों के खिलाफ नफरत की आग भड़का दी थी। भारी तादाद में लोग जोकर का मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये सब थॉमस के कल रात होने वाले चैरिटी इवेंट के बाहर भी हो रहा था। ये खबर सुनकर आर्थर में फिर से एक उम्मीद जगी, क्योंकि अगर वो थॉमस से मिल लिया तो उसका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। और जब उसने थॉमस को गरीबों की मदद करने का नारा लगाते हुए सुना तो आर्थर को यकीन हो गया कि थॉमस ने ये इशारा उसी के लिए दिया है। अगले ही दिन वो उस इवेंट में पहुंच गया। उस वक्त बाहर बहुत सारे प्रदर्शनकारी जमा हो चुके थे। इतने सारे लोगों को जोकर का मास्क पहने और अमीरों के खिलाफ नारे लगाते देख आर्थर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जोकर का ये रूप पहले सिर्फ उसकी बेइज्जती की निशानी था, लेकिन अब ये पूरे समाज के विरोध का चेहरा बन चुका था। अंदर ही अंदर खुशी महसूस करने के बाद आर्थर उस भीड़ का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने एक वेटर की ड्रेस पहन ली। इसके बाद वो मेन हॉल में आ गया। आर्थर ये देखकर थोड़ा हैरान था कि बाहर विरोध की आवाजें गूंज रही थी और अंदर बैठे बड़े लोग आराम से मॉडर्न टाइम्स फिल्म देख रहे थे। उन्हें बाहर हो रहे हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आर्थर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें कुछ ही दूरी पर खड़े थॉमस पर टिक गई। फिर वो उसका पीछा करते हुए वॉशरूम तक पहुंच गया। अपने कपड़े थोड़े ठीक करने के बाद उसने बड़ी ही खुशी और बेचैनी के साथ अपनी सच्चाई उसे बता दी, लेकिन सब कुछ उसकी सोच से बिल्कुल अलग हुआ। थॉमस को लगा जैसे कोई मजाक हो रहा हो। उसने कहा कि वो आर्थर का पिता नहीं है और पेनी भी उसकी सगी मां नहीं है। वो असल में सिर्फ एक गोद लिया हुआ बच्चा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें पकड़े जाने के बाद अरखम हॉस्पिटल भेजा गया था, तब तुम सिर्फ एक बच्चे थे। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? मुझे तुमसे झूठ नहीं सुनना। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। मुझे नहीं पता कि सब लोग इतने बुरे क्यों हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम ऐसे क्यों हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस शायद थोड़ी सी अपनापन, शायद एक गले मिलना, एक पिता का एहसास। वरना बस मुझे तुम में ये नाइंसाफी देखने दो। तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? तुम लोग ये सारी बातें मेरी माँ के बारे में कह रहे हो। आर्थर इस अचानक सामने आए सच से पूरी तरह टूट गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पिता को ढूंढने निकला है और अपनी माँ को भी खो देगा। इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा।
हमेशा से आर्थर को अपनी माँ की बातों पर पूरा भरोसा था। उसे पक्का यकीन था कि वो थॉमस का ही बेटा है। उसे लगता था कि उसकी माँ की बदकिस्मती भी बड़े लोगों से पंगा लेने का ही नतीजा है। माँ बेटे एक दूसरे के सहारे जी रहे थे और यही उसकी हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत थी। उसने कई बार सपने सजाए थे कि अपने पिता को ढूंढने के बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन थॉमस की बातों ने एक तेज कुल्हाड़ी की तरह उसकी सपनों की दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। घर लौटने के बाद आर्थर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। पहले जब भी उसे चोट पहुंचती थी तो वो अपनी माँ की गोद में छिप जाता था। माँ की महक से उसे सुकून मिलता था, लेकिन इस बार उसने फ्रिज खोला और अंदर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। फिर वो अकेला ही उसके अंदर घुसकर बैठ गया, मानो वो अपने टूटे हुए दिल को बर्फ में जमाना चाहता हो। लेकिन आर्थर ने ये नहीं सोचा था कि अगली सुबह उसे मरे के शो से कॉल आ जाएगा। असल में जब से मरे ने टीवी पर आर्थर का वीडियो चलाया था, तब से उसे दर्शकों के बहुत अच्छे रिएक्शन मिल रहे थे। इसलिए मरे उसे अपने शो पर लाइव परफॉर्म करने के लिए बुलाना चाहता था। लेकिन अभी अपना सपना सच होते हुए देखकर भी आर्थर बिल्कुल खुश नहीं था। उसे याद आया कि पिछली बार मरे ने टीवी पर कैसे उसका मजाक उड़ाया था कि उसके दिमाग में कोई खराबी है। ये बुलावा सिर्फ उसे फिर से बेइज्जत करने के लिए था, लेकिन फिर भी आर्थर ने मना नहीं किया और तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि इतने सारे धोखे खाने के बाद उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बन चुका था। लेकिन उसने फैसला किया कि वो हर बात का सच पता लगाएगा कि क्या सच में थॉमस की बात सही है कि वो सिर्फ एक अनाथ बच्चा है, या फिर उसने उसे अपनाने से बचने के लिए कोई बहाना बनाया है। वो एक छोटी सी उम्मीद लेकर उस हॉस्पिटल पहुंचा जहां थॉमस के मुताबिक उसकी माँ का इलाज हुआ था। लिफ्ट में घुसते ही वो हैरान रह गया। लिफ्ट में चीखते चिल्लाते मरीज को देखकर उसे एहसास हुआ कि ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि उसकी माँ कभी यहाँ ना आई हो। लेकिन जब क्लर्क ने 30 साल पुरानी उसकी माँ की मेडिकल फाइल ढूंढ निकाली तो आर्थर के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्लर्क के फाइल खोलने से पहले ही उसने अपने मन का सवाल पूछ लिया। क्लर्क की बात ने आर्थर के मन में एक उलझन पैदा कर दी। शायद उसकी माँ की हालत इतनी खराब नहीं थी, लेकिन जैसे ही क्लर्क ने फाइल खोली, आर्थर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। और जब क्लर्क आधा पढ़ चुका था तो वो अचानक रुक गया और हैरानी से आर्थर की तरफ देखने लगा। जवाब मिलने के बाद क्लर्क ने तुरंत फाइल बंद कर दी और बहाना बनाया कि इस फाइल पर अभी साइन नहीं हुए हैं, इसलिए वो इसे उसे नहीं दिखा सकता। आर्थर को तुरंत समझ आ गया कि इस फाइल में जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा है, इसलिए मौका देखकर उसने अचानक क्लर्क के हाथ से फाइल छीन ली। इसके बाद आर्थर वहां से भागकर एक सुनसान सीढ़ी के पास जाकर रुका। फिर उसने वो फाइल खोली, लेकिन इसके बाद उसने जो देखा उसने आर्थर को असली मायूसी का मतलब समझा दिया। असल में वो सच में एक अनाथ बच्चा था जिसे गोद लिया गया था और उसकी माँ पेनी को एक बहुत ही खतरनाक मानसिक बीमारी थी। इससे भी डरावनी बात यह थी कि वो बच्चों को बहुत मारती पीटती थी। उसने न सिर्फ अपने इकलौते गोद लिए बच्चे को पीटा, बल्कि वो अक्सर अलग अलग आदमियों को घर लाती थी और अपने ही सामने उन्हें उस बच्चे पर जुल्म करते हुए देखती रहती थी। पेनी, तुम्हारा बेटा रेडिएटर से बंधा हुआ मिला था। तुम्हारे इस गंदे अपार्टमेंट में उसके शरीर पर बहुत सारे घाव और गंभीर चोट के निशान मिले थे। इस फाइल का एक एक लफ्ज उसकी जिंदगी के लिए किसी सजा की तरह था। उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि वो किसी अमीर आदमी का बेटा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनाथ बच्चा है जिसे एक मानसिक रूप से बीमार औरत ने पाला और बहुत मारा पीटा, और आखिरकार उसे अपनी बीमारी की वजह भी मिल गई। उसकी जिंदगी का सारा दर्द असल में पेनी की ही देन था। अंदर से टूट चुका आर्थर भारी बारिश में भीगते हुए घर लौटा। शायद इस पल सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड सोफी ही उसे थोड़ा सुकून दे सकती थी, इसलिए उसने सोफी के घर का आधा खुला दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया। दरवाजे से लेकर हॉल तक वो सोफी के घर की हर एक चीज को बहुत गौर से देख रहा था। आखिर में वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अगले ही पल हॉल में आई सोफी उसे देखकर बुरी तरह डर जाएगी। असल में सोफी आर्थर की गर्लफ्रेंड थी नहीं, ये सब सिर्फ उसकी एक कल्पना थी। वो दोनों सिर्फ एक बार लिफ्ट में मिले थे। इस आखिरी सच के सामने आने के बाद घर लौटकर आर्थर कभी न खत्म होने वाले दर्द में डूब गया। न सिर्फ उसकी पूरी जिंदगी उसकी माँ के बोले गए झूठ पर टिकी थी, बल्कि उसका प्यार भी सिर्फ उसका एक वहम था। इस पल आर्थर की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। जब उसे हिम्मत देने वाली हर चीज खत्म हो गई तो उसके हाथ में सिर्फ वो बंदूक बची थी और दिमाग में एक खतरनाक ख्याल। इस रात के बाद आर्थर ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और पेनी के कमरे में पहुंचा। उसने अपनी माँ से ये नहीं पूछा कि उसने बचपन में उसे क्यों पीटा, और नहीं ये पूछा कि उसने ऐसी झूठी कहानी क्यों बनाई जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब किसी भी जवाब का कोई फायदा नहीं था। वो यहाँ इसलिए आया था ताकि वह अपने बीते हुए कल को हमेशा के लिए खत्म कर सके। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी एक ट्रेजेडी है, लेकिन अब समझ आया कि ये तो एक कॉमेडी है। धीरे धीरे पेनी की सांसें रुक गई। आर्थर खिड़की के पास खड़ा बाहर उगते सूरज को देख रहा था। उसके दिल को अब थोड़ी शांति मिल रही थी। इस पल उसने अपने पुराने रूप को पूरी तरह से मार दिया था और अपनी जोकर वाली जिंदगी को अपना लिया था। अगले कुछ दिनों तक आर्थर मरे के टॉक शो में जाने के लिए अपने घर पर ही रिहर्सल करता रहा। टीवी पर आने वाले मेहमानों की तरह एंट्री लेने से लेकर कुर्सी पर बैठने तक आर्थर बहुत शांत और कॉन्फिडेंट दिख रहा था। लेकिन जब रिहर्सल में अपना टैलेंट दिखाने की बारी आई तो आर्थर ने अचानक अपनी जेब से बंदूक निकाली और अपने सिर पर तान ली। आर्थर ने अपनी जोकर वाली जिंदगी का यही अंजाम सोचा था। शायद उसकी जिंदगी का यही मकसद था, लाइव टीवी शो पर अपनी जान देकर पूरे समाज में सनसनी मचाना और सबका ध्यान खींचना। ये इस मतलबी दुनिया के खिलाफ उसका आखिरी विरोध था। जैसा कि उसने एक बार अपनी डायरी में लिखा था, काश मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा मायने रखे। जल्द ही शो का दिन आ गया। आर्थर ने तय किया कि वह फिर से जोकर का मेकअप करके शो में जाएगा। उसके लिए अब जोकर ही उसकी नई पहचान थी। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आर्थर को लगा कि शायद फिर से पुलिस वाले आए हैं, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए दराज से एक कैंची निकाली। लेकिन दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि बाहर उसके पुराने ऑफिस के साथी रैंडल और बोना गैरी खड़े थे। उन्होंने सुना था कि आर्थर की मां गुजर गई है, इसलिए वे उससे मिलने आए थे। गैरी अपने साथ शराब की एक बोतल भी लाया था, लेकिन आर्थर जानता था कि वो मोटा रैंडल इतना
अच्छा नहीं है। और ऐसा ही हुआ। पुलिस वाले ऑफिस में कई बार जोकर वाले मर्डर केस की पूछताछ करने गए थे, तो रैंडल को याद आया कि उसने ही आर्थर को वो बंदूक दी थी, इसलिए उसे डर था कि वो इस मामले में फंस जाएगा। वो चाहता था कि आर्थर पुलिस को बताए कि उस बंदूक से रैंडल का कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर पास खड़े गैरी ने पूछा कि उसे पुलिस ने क्यों नहीं बुलाया। रैंडल ने तुरंत गैरी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वैसे भी रैंडल ने पिछली बार आर्थर की नौकरी खाने पर उससे कभी माफी नहीं मांगी थी, और अब पुलिस के डर से वो आर्थर से मदद मांगने आ गया। इतना ही नहीं, उसने आर्थर के सामने ही उसका ख्याल रखने वाले इकलौते दोस्त गैरी की भी बेइज्जती की। ये सब देखकर आर्थर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने रांडेल का सिर पकड़ा और उसे दीवार पर तब तक दे मारा जब तक कि वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। ये सब देखकर वहां खड़ा वो बौना आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसे लगने लगा कि वो इकलौता चश्मदीद गवाह है, इसलिए अब पक्का उसका भी नंबर आने वाला है। लेकिन आर्थर ने उसे वहां से जाने दिया। जल्द ही आर्थर पूरी तरह से तैयार होकर टीवी स्टेशन के लिए निकल पड़ा। इस वक्त उसने एक चमकदार लाल रंग का सूट पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। अपने अपार्टमेंट के बाहर उन गंदी और लंबी सीढ़ियों से गुजरते हुए वो पहले की तरह किसी जिंदा लाश की तरह ऊपर नहीं चढ़ रहा था, बल्कि एक पागलपन भरे अंदाज में नीचे की तरफ नाचते हुए उतर रहा था। अब से उसे किसी और की परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी जिंदगी के इस आखिरी पागलपन में मजा आ रहा था। लेकिन इस थोड़ी सी खुशी के बाद ही मर्डर केस की छानबीन कर रहे पुलिस वालों ने उसे फिर से ढूंढ लिया। आर्थर तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, बल्कि उसे डर था कि उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए पूरी जान लगाकर भागने लगा। रास्ते में वो एक कार से भी टकराया, लेकिन फिर भी तुरंत उठकर भाग खड़ा हुआ। अच्छी बात ये रही कि उसकी ये मेहनत रंग लाई और वो मेट्रो के दरवाजे बंद होने से ठीक एक सेकंड पहले अंदर घुस गया। लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता, उसके पीछे लगे पुलिस वालों ने अपने हाथों से ही मेट्रो के दरवाजे खोल दिए और अंदर आ गए। ये देखकर आर्थर को ट्रेन के और अंदर जाना पड़ा। अच्छी बात ये थी कि ट्रेन में जोकर बनकर प्रोटेस्ट करने वालों की भारी भीड़ थी, जिससे पुलिस ये समझ ही नहीं पाई कि असली आर्थर कौन है। लेकिन ट्रेन में जगह कम थी, तो जल्दी ही पुलिस वाले आखिरी डिब्बे तक पहुंच गए। जब लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आर्थर ने पास खड़े एक आदमी का मास्क छीन लिया ताकि वो भीड़ में छिप सके। लेकिन इसकी वजह से ट्रेन में हंगामा मच गया। आर्थर मास्क पहनकर चुपचाप ट्रेन के कोने में छिप गया। इसके बाद जो पुलिस वाले वहां आए, वो भी ये सब देखकर थोड़े घबरा गए। भीड़ को शांत करने के लिए एक पुलिस वाले ने सीधा अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन इन जोकरों को डरने के बजाय उल्टा गुस्सा आ गया और मौका देखकर वो पुलिस से बंदूक छीनने लगे। इसी हाथापाई में अचानक गोली चल गई और एक आदमी वही गिर पड़ा। पुलिस की इस हरकत से सारे जोकर भड़क उठे। बाकी के सभी जोकर पुलिस वालों पर टूट पड़े और उन दोनों पुलिस वालों को जमीन पर पटक कर पीटने लगे। वही आर्थर आराम से अपना मास्क उतारकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो टीवी शो के मेकअप रूम में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात उसके फेवरेट स्टार मरे से हुई। मरे को लगा कि आर्थर भी उन प्रोटेस्ट करने वालों में से एक है। आर्थर ने उसे बताया कि ये उसके परफॉर्मेंस का हिस्सा है और उसने मरे से कहा कि वो उसे उसके नए नाम से बुलाए। मुझे इंट्रोड्यूस करना। तुम्हारा नाम क्या है? 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 क्या क्या उसे कोई शारीरिक समस्या है? लगता है इसे बहुत सारी दिखते हैं। इसके बाद टीवी पर वही वीडियो फिर से प्ले होने लगा। आर्थर का वो पुराना जख्म मरे ने एक बार फिर सबके सामने हरा कर दिया। पर्दे के पीछे खड़े आर्थर का चेहरा एकदम से उतर गया। दर्शकों के ठहाकों के बीच ऐसा लग रहा था कि आर्थर का गुस्सा अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। आर्थर का पूरा शरीर अजीबोगरीब हरकतों से कांपने लगा। लेकिन जब पर्दा धीरे धीरे खुला और कैमरा आर्थर पर गया, तो वो खुशी से नाचता हुआ शानदार अंदाज में स्टेज पर आया। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचा, उसने सबको चौंका दिया। वो सीधा गया और वहां बैठी एक महिला गेस्ट को आधे मिनट तक जोर से चूमने लगा। चूंकि ये शो लाइव चल रहा था, इसलिए आर्थर की इस अजीब हरकत को देखकर मरे का चेहरा उतर गया। मरे को पता नहीं था कि आर्थर उसकी बेइज्जती का बदला ले रहा है। इसके बाद शो शुरू हुआ और मरे ने आर्थर से कहा कि वो उन्हें एक जोक सुनाए। ये सुनते ही सभी दर्शक खुशी से तालियां बजाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका जोक सुनने के लिए बेताब थे। लेकिन आर्थर बहुत अच्छे से जानता था कि ये लोग सिर्फ वीडियो की तरह उसका मजाक उड़ते हुए देखना चाहते हैं। फिर भी आर्थर ने मना नहीं किया, क्योंकि उसने अपने दिमाग में जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक जोक सुनाने के बाद जोकर का असली खेल शुरू होने वाला था। इसके बाद उसने अपनी डायरी निकाली और यहीं से मरे का मजाक उड़ाना भी शुरू हो गया। क्या बात है, हमारे पास तो एक जोक बुक भी है। और तभी आर्थर की नजर अपनी डायरी में लिखे उन मोटे अक्षरों पर पड़ी। काश मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा मायने रखे। पहले वो अपनी जान देकर समाज का ध्यान करीबों की तरफ खींचना चाहता था, लेकिन अब उसे शक हो रहा था कि ऐसा करने से क्या सच में कोई फायदा होगा भी या नहीं। खैर, उसने अपने प्लान के मुताबिक जोक सुनाना शुरू किया, लेकिन तभी मरे बीच बीच में उसका मजाक उड़ाता रहा। इस बेइज्जती के बावजूद आर्थर ने खुद को कंट्रोल किया और बोला कि वो बस अपना ये जोक पूरा करना चाहता है। पर मरे ने उसकी एक न सुनी और लगातार मजाक उड़ाता रहा, जैसे वो दर्शकों को बता रहा हो कि इस आदमी का दिमाग वाकई में जराब है। सामने बैठे लोगों की ठाकों की आवाज सुनकर अब आर्थर को समझ आ गया था कि उसके मरने से समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो बस कल के टीवी शो का एक जोक बनकर रह जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि अपनी जान लेने से पहले कुछ ऐसा बड़ा किया जाए जिससे लोगों में खौफ फैल जाए। फिर उसने सबके सामने कबूल कर लिया कि मेट्रो मर्डर केस का कातिल वही है। ये सुनते ही पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। वहीं मरे को तो लगा जैसे उसे अपने शो की टीआरपी बढ़ाने का मौका मिल गया है। उसने शो को रोकने के बजाय आर्थर को अपनी पूरी बात बोलने दी।
आर्थर ने कहा कि उसने जिन लोगों को मारा वो सब के सब घटिया लोग थे। इतना ही नहीं, पूरे गोथम शहर में ऐसे घटिया लोग भरे पड़े हैं। आजकल कोई किसी से तमीज से बात नहीं करता और ना ही किसी की परवाह करता है। अमीर लोग तो और भी ज्यादा दोगले हैं। वो दिखावे के लिए गरीबों की मदद करने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में गरीबों के मेडिकल फंड्स काट लेते हैं, जिसकी वजह से उसके जैसे बीमार लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल पाती और वो तड़प कर मरने को मजबूर है। इस बार भी अगर मेट्रो में मरने वाले वो वॉल स्ट्रीट के अमीर लड़के ना होकर उसके जैसे गरीब लोग होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मरे ने आर्थर पर इल्जाम लगाया कि वो सिर्फ अपने खूनी खेल को सही ठहराने के बहाने ढूंढ रहा है। सब ऐसे नहीं होते, मैं तुम्हें बता दूं। हर कोई घटिया नहीं होता, लेकिन तुम घटिया हो। मैं घटिया हूँ। हाँ, मैं घटिया हूँ। ये देखकर कि आर्थर अब उस पर निशाना साध रहा है, मरे ने तुरंत शो बंद करने का फैसला किया। लेकिन आर्थर ने देखा कि मरे को अभी भी अपनी बातों का कोई अफसोस नहीं है, तो अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि शायद खुद को मारने से वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर वो मरे को मार दे तो पूरे शहर में तहलका मच जाएगा। आर्थर ने दर्शकों की तरफ देखा जो डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और वो तसल्ली से मुस्कुराने लगा। जल्द ही वहां पुलिस आ गई और उन्होंने आर्थर को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि वो टीवी शो बहुत मशहूर था और लाइव चल रहा था, इसलिए तुरंत ही पूरे गोथम शहर में आर्थर के इस कांड की खबर फैल गई। जिन लोगों ने जोकर के मास्क पहने हुए थे उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वे सब सड़कों पर उतर आए और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। पूरे रास्ते में जली हुई गाड़ियों का धुआं उठ रहा था। मॉल्स के अंदर नतरे के अलार्म की जोरदार आवाजें गूंज रही थी। इस वक्त पूरा गोथम शहर एक दंगे की आग में जल रहा था। लेकिन ये सब देखकर आर्थर खुशी से हंस रहा था। जिस गोथम शहर ने उसे कभी कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया था, आज वो उसी कचरे के ढेर में आग लगाने वाली चिंगारी बन चुका था। तभी गाड़ी चला रहे पुलिस वाले ने आर्थर को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन उसने बड़े ही मजेदार अंदाज में कहा। तभी अगले ही पल एक ट्रक ने सीधा पुलिस की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस भयंकर टक्कर से पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई और अंदर बैठे पुलिस वाले वही ढेर हो गए। तभी दो जोकर पुलिस की उस गाड़ी के पास आए और उन्होंने बेहोश पड़े आर्थर को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। अब तक प्रोटेस्ट करने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ वहां जमा हो चुकी थी। वे सब अपने इस नए लीडर की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। इसी बीच शहर में अचानक भड़के दंगे की वजह से थॉमस का परिवार घबराकर थिएटर से बाहर निकला। उन्होंने सोचा कि वो एक सुनसान गली से होते हुए अपने घर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सड़क पर खड़े एक जोकर ने उन्हें पहचान लिया है। और दूसरी तरफ आर्थर को भी अब होश आ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था जब उसने देखा कि चारों तरफ जोकर का मास्क पहने अनगिनत लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। चारों तरफ पुलिस के सायरन, लोगों की चिल्लाहट और शीशे टूटने की आवाजें गूंज रही थी। ये सारा शोर आर्थर को एक खूबसूरत म्यूजिक की तरह लग रहा था, जैसे खास तौर पर उसी के लिए बजाया जा रहा हो। लोगों की चीयरिंग सुनकर अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसका शरीर खुद ब खुद इस शोर की धुन पर नाचने लगा। ये पहली बार था जब वो किसी ऑडियंस के सामने नाच रहा था। अब वो अंधेरे में अकेले घुटने वाला इंसान नहीं था, बल्कि वो अपने जैसे हजारों लोगों के बीच खड़ा था। फिर उसने अपने ही खून से सने हाथों से अपने चेहरे पर जोकर वाली एक बड़ी सी स्माइल बनाई। इस पल उसने पूरी तरह से अपनी इस नई पहचान को अपना लिया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जोकर कोई गाली नहीं है जो उस पर थोपी गई थी, बल्कि ये एक मेडल है जो उसने खुद अपने हाथों से कमाया है। और इस फिल्म के आखिरी सीन में डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक बहुत ही तगड़ा सस्पेंस छोड़ दिया। आर्थर हथकड़ी पहने हुए आर्कम पागल खाने में बैठा होता है। वो लगातार हंसे जा रहा होता है। सामने बैठी लेडी डॉक्टर उससे पूछती है कि वो क्यों हंस रहा है। आर्थर कहता है कि उसे अभी अभी एक जोक याद आया है। इसके बाद डायरेक्टर सीधा वो सीन दिखाता है जहां थॉमस को मार दिया जाता है। लेकिन क्या यही वो जोक था जो उसके दिमाग में चल रहा था? इसके बाद जब वो कमरे से बाहर आता है तो फर्श पर उसके खून से सने पैरों के निशान छप रहे होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आर्थर कभी आर्कम पागल खाने से बाहर गया ही नहीं था। उसने सिर्फ अपने दिमाग में आर्थर की एक पूरी कहानी बना ली। उसने असलियत में मरे थॉमस कपल और मेट्रो मर्डर केस को आपस में जोड़कर एक ऐसी दर्दनाक कहानी बुनी कि कैसे ये समाज एक अच्छे इंसान को पागल बना देता है। और यही वो जोक था जो उसने उस लेडी डॉक्टर को सुनाया था। और आखिर में उस बेकसूर डॉक्टर को मार देना ये साबित करता है कि वो असल में एक बहुत ही खतरनाक पागल इंसान है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि आर्थर की ये सारी कहानी एकदम सच है। उसने जोकर के अवतार को पूरी तरह से अपना लिया था। पागल खाने में बंद होने के बाद वो पूरी तरह से खूंखार बन चुका था और अब उसे लोगों को मारने में मजा आने लगा था। बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन होने के नाते आपको इस फिल्म की कौन सी एंडिंग ज्यादा सही लगती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।